स्प्लिट एसी में जितने सारे एरर आते हैं, अगर कोई ऐसा एप्लीकेशन हो जिससे एक्चुअल पता चल जाए कि स्प्लिट एयर कंडीशनर में कौन सा एरर है। एरर सारे एसी में आते हैं, चाहे विंडो एसी हो या फिर स्प्लिट एसी हो, इन्वर्टर हो, नॉन इन्वर्टर हो, सारे एसी में एरर आते हैं। हमारे एक दोस्त ने पूछा है कि एप्लीकेशन तो बहुत सारी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्चुअल कैसे पता चलेगा कि एरर कौन सा है ऐसा एप्लीकेशन। तो मैं एक आइडिया बताने वाला हूं जिससे आपको पता चल जाएगा कि स्प्लिट एसी में क्या फॉल्ट है। एरर को लेके बैठेंगे तो काफ़ी सारे एरर होते हैं, इतने सारे एरर होते हैं कि उसका एक एक फाइंड करना काफ़ी मुश्किल होता है। वैसे आप मैनुअल गाइड देख सकते हैं, उसमें लिखा रहता है कि उसके लिए अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन से एरर आते हैं। और बहुत इन्वर्टर एसी में, नॉन इन्वर्टर में बहुत सारे एरर आते हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ एक आइडिया बताने वाला हूं जिससे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कोई भी एरर हो। मैं आज तक का मैं अपना एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊं तो आज तक मैं एरर को लेकर के मैं कभी भी कोई भी फॉल्ट में सॉल्व नहीं किया हूं। सॉल्व किया हूं तो अपने टेक्निक को लेकर के, यानी कि मेरे पास जो एक्सपीरियंस है उसको लेकर के। एक सबसे पहले ये समझना चाहिए आपको कि एयर कंडीशनर में होता क्या है, फॉल्ट कहाँ से आते हैं, एयर कंडीशनर में कौन कौन से स्पेयर पार्ट लगे हुए हैं जहाँ पर एक्चुअल फॉल्ट होता है। ये समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तभी आप समझ पाएंगे। चाहे एरर आपको याद रहे या ना रहे, या एरर जो है एरर कोड याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैनुअल गाइड आप रख लीजिए, एप्लीकेशन रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आप अपने आसानी के लिए, लेकिन आप एक्सपीरियंस भी रखिए। ये समझना है आपको कि एयर कंडीशनर के अंदर स्पेयर पार्ट कौन कौन से लगे हुए हैं। इन्वर्टर है तो उसमें कौन कौन से स्पेयर पार्ट लगे हैं, और नॉन इन्वर्टर है तो उसमें कौन कौन से स्पेयर पार्ट लगे हैं जिसकी वजह से एरर आता है। तो उसमें देखिए ना, मैं बता दूं आपको, एक मेन लगा होता है कंप्रेसर। स्प्लिट एसी है तो उसके दो पार्ट होते हैं, एक रूम के अंदर जो इंडोर लगाया जाता है, एक रूम के बाहर जो आउटडोर लगाया जाता है। तो उन दोनों में से कोई ना कोई फॉल्ट होगा। तो ये समझना कि इंडोर के अंदर कौन कौन से स्पेयर पार्ट लगे हैं, आउटडोर के अंदर कौन कौन से स्पेयर पार्ट लगे हैं। आसानी से आप विदाउट एरर कोड के आप समझ पाएंगे कि कौन सा फॉल्ट है। तो चलिए हम बात करते हैं इंडोर से, हम स्टार्टिंग करते हैं। इंडोर में जो लगा होता है, एक ब्लोअर मोटर लगा होता है, एक पीसीबी लगा होता है। इंडोर में ब्लोअर मोटर लगा होता है, ब्लोअर लगा होता है और पीसीबी लगा होता है। अब इन्हीं में से कोई एक फॉल्ट होता है, जो उसके बॉडी है ना, बॉडी में से कोई फॉल्ट नहीं होता है जो कि एरर आता है। तो उसमें ऑटो स्विच मोटर लगा होता है, आप देख लीजिए इमेज, ये आप देख सकते हैं, इसमें ऑटो स्विच मोटर लगा होता है, ये होता है ब्लोअर मोटर, ब्लोअर लगा है उसमें, और पीसीबी लगा है। इन्हीं में से कोई एक फॉल्ट होता है इंडोर में, यानी कि चार पार्ट होते हैं जिसमें से एक फॉल्ट, आपको कोई ना कोई एक फॉल्ट होता है। तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा फॉल्ट है? आसान तरीका है इसका भी। कैसे? इंडोर में अगर आप देखेंगे, ब्लोअर अगर नहीं चल रहा है या फिर स्लो चल रहा है, ब्लोअर नहीं चल रहा है या तो स्लो चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ब्लोअर मोटर में फॉल्ट है। ये समझिए, ये एक्सपीरियंस अपने पास रखिए, कभी भी कोई भी काम में आप फंसेंगे नहीं। कोई भी प्रॉब्लम हो आप अच्छे से आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको ये अब देखना है कि कौन सा स्पेयर पार्ट कहाँ पे लगा है। और आप इंडोर के पास जाएंगे तो इंडोर का ब्लोअर मोटर अगर नहीं चल रहा है या फिर स्लो चल रहा है, तो स्लो चल रहा है अगर, तो मोटर की बेयरिंग अगर जाम हो जाती है तो उसकी वजह से स्लो चलता है। स्लो चलता है तो जाम चलता है, वो उसको स्क्रू ड्राइवर ऐसे डाल करके इंडोर में ना, जहाँ पे फ्लैप लगा होता है, स्क्रू ड्राइवर डाल करके बंद करके, लेकिन ध्यान रहे बंद करके कभी भी। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं यहाँ पर, कभी भी आप ब्लोअर को अगर साफ़ करना चाहते हैं, थोड़ा सोचते हैं कि ब्रश मार दूं मैं वहाँ पर, चलते चलते में कभी भी आप गलती मत करना। चलते चलते में अगर गलती करेंगे तो उसकी ब्लोअर के जो फिन्स होते हैं ना, वो फिन्स इतने तेज़ी से टूटते हैं। मैं कई ब्लोअर में तोड़ चुका हूँ ऐसे। वैसे मैं पर्सनल में काम करता था, जिसके पास मैं काम करता था, तो वहाँ पर चाहे मैं एक ब्लोअर तोड़ दूँ, दो ब्लोअर तोड़ दूँ, कोई दिक्कत नहीं होता था, लेकिन वहाँ पर ब्लोअर टूट जाता, उसके फिन्स टूट जाते हैं। इसलिए ब्रश कभी भी लगाएं तो जिस दिशा में चल रहा है उसी दिशा, अगर एक्सपीरियंस है तभी आप ब्रश लगाएं चलते चलते में। यानी कि ब्लोअर आप साफ़ करना चाहते हैं, थोड़ा सा आप ब्रश मार करके, वैसे ब्लोअर साफ़ होता नहीं है। एक चीज़ मैं बता दूँ, अच्छे से साफ़ नहीं होता है ब्लोअर। अगर आप चाहते हैं कि मैं एकदम बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, वो लगे लगे, तो ये इम्पॉसिबल है। ये पॉसिबल कैसे है? अगर आप जेट पंप का इस्तेमाल करते हैं तो
यानी कि वाटर का इस्तेमाल करते हैं, तभी आप लगे लगे ब्लोअर जो इंडोर में लगा हुआ है उसे आप साफ़ करना चाहते हैं तो जेट पंप से सर्विस करेंगे, तभी आप अच्छे से साफ़ कर पाएंगे। नहीं तो आप चाहते हैं कि ब्रश मार करके मैं साफ़ कर दूं तो ये इम्पॉसिबल है, कभी भी साफ़ नहीं होगा ऐसे, तो ब्लोअर ऐसे में टूट जाता है। तो चलिए हम आगे की बात करते हैं। तो अगर स्लो चल रहा है तो उसकी बेरिंग होती है, आप स्क्रू ड्राइवर से घुमा करके देखेंगे तो जाम चल रहा है तो पता चल जाएगा। अगर जाम चल रहा है तो समझ लीजिए कि बेरिंग ख़राब है। स्लो चलता है तो भी एरर आ जाता है। अगर ब्लोअर नहीं चल रहा है तो भी एरर आ जाएगा। अगर ब्लोअर नहीं चल रहा है यानी कि मोटर या तो ख़राब है या तो उसकी सप्लाई कट चुकी है मोटर की। आसान तरीका है ना, इसी तरह से समझना है और कुछ है नहीं। एसी में ज़्यादा कुछ नहीं होता है फॉल्ट। इन्वर्टर एसी के बारे में भी हम बात करेंगे अभी। इन्वर्टर एसी में आउटडोर में पीसीबी लगा होता है तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम नॉन इन्वर्टर के बारे में समझ लेते हैं। कोई भी एरर आता है इसी तरह से सॉल्व किया जाता है। इंडोर में आपने देखा मोटर नहीं चल रहा है, मोटर को रिप्लेस करिए, या तो उसे आप देखिए वायर कहीं कटा तो नहीं है, चूहे काट देते हैं, कभी कभी कट जाता है किसी वजह से, तो आप उसे चेक करिए। सेंसर लगा होता है, 2 सेंसर, मेन यही होता है सेंसर का। वैसे ज़्यादा फॉल्ट मोटर का नहीं होता है लेकिन सेंसर का काफ़ी फॉल्ट आता है। सेंसर अगर काम नहीं कर रहा है, कभी कभी होता है कि जो सर्विस करने वाले होते हैं ना वो फिल्टर को निकालते हैं और लगाते हैं, उसी समय सेंसर को रगड़ करके, ऐसे रगड़ के जाता है ना सेंसर, तो वहाँ पर क्या होता है फिल्टर रगड़ करके जाता है अंदर, तो वहाँ पर सेंसर कट जाते हैं। अगर सेंसर का एक वायर कट गया, 2 वायर होते हैं सेंसर में, अगर एक वायर कट गया तो भी एरर आ जाएगा। क्यों? अभी एरर क्यों आ जाएगा ये भी समझ लीजिए। एरर इसलिए आ जाएगा क्योंकि वहाँ पर जो जिस टेम्परेचर पर हम एसी को रखते हैं, मानिए 18 पर 22 पर किसी भी टेम्परेचर पर हम एसी को रखते हैं ताकि उस टेम्परेचर पर पहुंचने के बाद ऑटो कट हो जाए। तो उस टेम्परेचर पर पहुंचने के बाद क्या वो सेंस कर ही नहीं पाता है, सेंस नहीं कर पाएगा तो जाहिर सी बात है कि ऑटो कट नहीं होगा, एसी लगातार चलता रहेगा। अगर रूम टेम्परेचर सेंसर अगर कटा हुआ है तो आउटडोर को सप्लाई ही नहीं मिलेगा, ये समझ लीजिए। इसलिए कभी भी अगर आउटडोर को सप्लाई नहीं मिला है तो सेंसर को चेक कर लें। अगर कभी भी होता है एरर आता है, E4 का E2 का एरर आता है, कभी देखिए एरर कोई फिक्स नहीं है। कभी E4 का एरर आता है तो अगर एसी में गैस कम है तो भी एरर आएगा E4 का, क्योंकि वो सेंसर का होता है। सेंसर का मतलब कि सेंस करके बता देता है पीसीबी को कि कूलिंग नहीं हो रहा है, ना तो कूलिंग हो रहा है ना तो सेंसिंग हो रहा है, तो सेंसर का होता है। लेकिन एक्चुअल में जो होता है वो गैस नहीं होता है एसी में, तो उसकी वजह से भी E4 का एरर आता है। कुछ लोग कहते हैं पर्सनली, एकदम कुछ टेक्नीशियन कहते हैं पर्सनली E4 का जो एरर आता है वो सेंसर का होता है। ये तो सच है कि सेंसर का होता है, लेकिन किस तरह से इसको समझ लीजिए। जो सेंसर का होता है ना, अब मानिए कि कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो सेंसर काम नहीं कर रहा है, यानी कि सेंसर को कूलिंग आएगा, हीटिंग आएगा तभी तो सेंस करेगा। कुछ भी नहीं जा रहा है सेंसर के पास, यानी कि ना तो कूलिंग जा रहा है ना तो हीटिंग जा रहा है, गैस है ही नहीं तो कहाँ से जाएगा उसके पास। तो सेंसर जब सेंस कुछ भी नहीं कर पाता है, थोड़ी देर 15 मिनट 20 मिनट इंतज़ार करता है सेंसर, जब उसके बाद भी सेंस करने के लिए उसके पास कुछ नहीं बचता है तब वो क्या करता है कि एरर दे देता है। तो इसीलिए लोग कहते हैं सेंसर का ये प्रॉब्लम है। सेंसर का प्रॉब्लम ये नहीं होता है। सेंसर का प्रॉब्लम होगा अगर आप पहले गैस को चेक कर लें, गैस कम है या फिर ज़्यादा है, या फिर कंप्रेसर नहीं चल रहा है, आउटडोर का फ़ैन मोटर नहीं चल रहा है। आउटडोर का फ़ैन मोटर नहीं चलता है तो E6 का एरर आता है। इंडोर का जब ब्लोअर नहीं चल रहा है, आउटडोर का फ़ैन मोटर नहीं चल रहा है तो E6 का एरर आता है। कभी कभी E5 का भी एरर आ जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कभी भी कि एरर को लेकर के कभी भी नहीं चलना चाहिए। आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको चलना चाहिए। ये जो एक्सपीरियंस है आपके अंदर, यानी कि आपको स्पेयर पार्ट पता होने चाहिए, कौन सा स्पेयर पार्ट कहाँ पे लगा है, इंडोर में क्या लगा है, आउटडोर में कौन से स्पेयर पार्ट लगे हैं, तब आप आसानी से किसी भी फॉल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो हो गया। तो सेंस नहीं कर पाया इसका मतलब कि सेंसर ख़राब नहीं है, तो आप आउटडोर में पहले गैस को चेक कर लें। सेंसर चेंज करने से पहले सेंसर को आप एक बार देख लें कि कटा फिटा नहीं है, तो फिर आउटडोर में आपको गैस चेक करना है। गैस चेक कर लीजिए, उसके बाद आउटडोर का जो ब्लोअर मोटर है नहीं चल रहा है तो उसको भी देख लीजिए। तो इंडोर में तो ये तो हो गया। आउटडोर में हम बात कर लेते हैं। आउटडोर में एक कंप्रेसर लगा होता है, एक सेंसर लगा, आउटडोर में भी एक सेंसर लगा होता है। किसी किसी एसी में, सारे एसी में नहीं लगा होता है। इन्वर्टर में बात की जाए तो इन्वर्टर में 2 सेंसर लगे होते हैं
और नॉन इन्वर्टर की बात की जाए तो नॉन इन्वर्टर में क्या होता है कि वहाँ पर सिर्फ एक सेंसर लगा होता है किसी किसी एसी में, और किसी किसी एसी में कोई भी सेंसर नहीं लगे होते हैं आउटडोर में। आउटडोर में जो सेंसर लगा होता है उसे कहते हैं एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर। तो आउटडोर में ये सेंसर लगा होता है, कंप्रेसर लगा होता है, आउटडोर कंडेंसर फैन मोटर लगा होता है, और कुछ एसी में 4 वे रिवर्सिंग वाल्व लगा होता है, और नॉर्मल एसी में 4 वे रिवर्सिंग वाल्व नहीं लगा होता है। अब आउटडोर में ये सारे स्पेयर पार्ट हो गए, और कुछ भी नहीं होता है आउटडोर में। 3-4 स्पेयर पार्ट इंडोर में होते हैं, 3-4 स्पेयर पार्ट आउटडोर में होते हैं। तो इंडोर को तो हमने बता दिया कि किस तरह से आपको समझना है कि क्या फॉल्ट है। अब पीसीबी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पीसीबी के बारे में अभी मैं लपेट दूं तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे, कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए हम बाद में बात करेंगे पीसीबी के बारे में। इंडोर का जो पीसीबी है, आउटडोर में तो पीसीबी नहीं लगा है, नॉर्मल एसी में, कुछ एसी में लगा होता है, तो उसका भी आसान कनेक्शन होता है। ऑलरेडी मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए और सीख लीजिए कि आउटडोर में जो पीसीबी लगा होता है नॉन इन्वर्टर में, उसका कनेक्शन किस तरह से किया जाता है। सिंपल सा होता है, एक जैक लगा होता है जो कि एक कॉमन पे जाता है, रनिंग स्टार्टिंग के लिए जाता है, और एक जैक लगा होता है आउटडोर फैन मोटर के लिए होता है, एक सेंसर लगा होता है जो कि आउटडोर एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर के लिए लगा होता है। इतना सा अगर आउटडोर पीसीबी लगा है तो इतना सा होता है। अब आउटडोर पीसीबी में सप्लाई कैसे दी जाती है ये भी आसान तरीका उस वीडियो में देखिए, समझ पाएंगे आप कि इंडोर का जो कमांड लाइन होता है वो मेन सप्लाई होता है, एक न्यूट्रल सप्लाई दिया जाता है पीसीबी को, आउटडोर पीसीबी को। तो ये वर्क करता है, फिर उसके बाद अलग अलग वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कनेक्शन, जैसे कि कंप्रेसर के लिए, आउटडोर फैन मोटर के लिए, सेंसर के लिए, 4 वे रिवर्सिंग वाल्व के लिए, इस तरह से इसका कनेक्शन होता है। तो चलिए वो हम पीसीबी की बात हम बाद में करेंगे, इस वीडियो में हम बात नहीं करेंगे, काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आउटडोर में कंप्रेसर लगा है, आउटडोर फैन मोटर लगा है, सीधा सा आप जाएंगे आउटडोर के पास में। अगर कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो आप समझ पाएंगे कि कंप्रेसर नहीं चल रहा है। एसी को स्टार्ट करके तुरंत आप ऊपर जाइए। अगर हो सकता है कि थोड़ी देर कंप्रेसर चले, कभी कभी 1 सेकंड 10 सेकंड चलता है, 1 मिनट चलता है, 5 मिनट चलता है, उसके बाद ट्रिप हो जाता है बिना कूलिंग कंप्लीट किए। तो ऐसे में उसे हम कंप्रेसर को ओवरहीट होकर के ट्रिप होना मानते हैं। अब कंप्रेसर ओवरहीट होकर के अगर ट्रिप होता है तो भी E4 का एरर आता है, उसमें E4 का एरर आता है अगर कंप्रेसर ओवरहीट होकर के ट्रिप होता है तो अगर थोड़ी देर कंप्रेसर चला, थोड़ी देर के बाद, अब कंप्रेसर ओवरहीट क्यों होता है इस वीडियो में मैं बात नहीं करेंगे हम कि कंप्रेसर ओवरहीट क्यों होता है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी कई वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो को प्रैक्टिकल में बना चुका हूँ कि अगर कंप्रेसर ओवरहीट होता है तो उसे कैसे सॉल्व किया जाता है, उसे कैसे फिक्स किया जाता है और क्या क्या फॉल्ट होते हैं। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए और सीख लीजिए। तो इस वीडियो में हम बात नहीं करेंगे। तो कंप्रेसर ओवरहीट होकर के ट्रिप हो रहा है तो उसे सॉल्व करिए। अगर फैन मोटर नहीं चल रहा है, तो उसे देखिए कि कभी कभी होता है कि फैन मोटर में क्या होता है, एक तो होता है या तो फैन मोटर ख़राब हो गया है या तो स्लो चल रहा है तो कैपेसिटर को चेक करिए। और अगर बेरिंग जाम है, 2 ही प्रॉब्लम होता है। अगर स्लो चलता है तो या तो कैपेसिटर वीक है या तो उसकी बेरिंग जाम है। तो बेरिंग जाम है तो बेरिंग को रिप्लेस करिए, कैपेसिटर वीक है तो कैपेसिटर को रिप्लेस करिए। इतना सा प्रॉब्लम होता है। इंडोर से आउटडोर में कोई भी एरर आए, इसी को आपको चेक करना है। इंडोर में आप खड़े होकर के देखना है कि क्या फॉल्ट है इसमें। जाकर के खड़े होकर के देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि इंडोर में ब्लोअर मोटर नहीं चल रहा है या फिर सेंसर काम नहीं कर रहा है। आप वहाँ पर देखेंगे तो पता चल जाएगा। आउटडोर में कंप्रेसर ओवरहीट हो रहा है तो उसको देखिए कि क्या प्रॉब्लम है, होता तो चोकिंग हो, कैपेसिटर वीक हो। अगर फैन मोटर नहीं चल रहा है, स्लो चल रहा है तो या तो कैपेसिटर वीक है या तो फैन मोटर ख़राब है। इतना सा प्रॉब्लम होता है, उसको आपको चेक करना है। अब हम बात करते हैं कि इंडोर में जो पीसीबी लगी होती है तो पीसीबी के अंदर अगर एसी बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रहा है ना, अगर आप रिमोट से ऑन करते हैं बिल्कुल भी करंट नहीं जा रहा है तो सीधा उसमें हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज लगा होता है, एक शीशे का फ्यूज लगा होता है। उस फ्यूज को आपको चेक करना है। फ्यूज ख़राब होता है जिसकी वजह से पूरा सिस्टम ऑन नहीं होता है, तो उस फ्यूज को रिप्लेस कर देना होता है। और पीसीबी में रिले लगा होता है, आप देख सकते हैं ये होता है रिले। अगर रिले आउटपुट सप्लाई नहीं दे रहा है तो यानी कि रिले में सप्लाई नहीं मिल रहा है तो 12 वोल्ट का
सप्लाई मिलता है रिले को, तब रिले ऑन होता है, आउटपुट सप्लाई देता है कंप्रेसर के लिए, कमांड लाइन जिसे कहते हैं। तो अगर वो रिले ख़राब है, आउटपुट सप्लाई नहीं दे रहा है, तो उसे आप चेक करिए। अगर रिले ख़राब है तो रिले को रिप्लेस करिए, या फिर पीसीबी में कोई और फॉल्ट है तो पीसीबी जो रिपेयर करने वाले होते हैं ना, वो एसी टेक्नीशियन रिपेयर नहीं करते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक वाले दूसरे होते हैं, पीसीबी रिपेयर करने वाले वो करते हैं। लेकिन ऑलरेडी मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना चुका हूँ, कई वीडियो बना चुका हूँ कि पीसीबी को कैसे आपको चेक करना है, कैसे उसे क्या फॉल्ट है पीसीबी में उसे फाइंड आउट करना है और उसे फिक्स करना है। पीसीबी रिपेयर करना भी बताया हूँ मैं, तो काफ़ी डीप में नहीं बताया हूँ क्योंकि काफ़ी डीप में मुझे खुद नहीं पता है पीसीबी। अगर काफ़ी डीप में पता होता तो मैं भी ये शॉप खोल करके नहीं बैठ जाता। तो पीसीबी रिपेयर करने वाले अलग होते हैं, बस जो नॉर्मली ज़्यादातर फॉल्ट आता है ना पीसीबी के अंदर, वो मैं बताया हूँ एक एक करके। उसे आपको आसानी से चेक करना है, काफ़ी लंबे टाइम तक आपको पीसीबी वालों के पास नहीं जाना पड़ेगा। अगर पीसीबी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, तब पीसीबी वालों को देना पड़ता है। नहीं तो आप जो मैं वीडियो बनाया हूँ उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए और सीख लीजिए कि किस तरह से पीसीबी रिपेयर किया जाता है। तो ये सारे फॉल्ट होते हैं, आप आसानी से इसे फॉल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो इंडोर का जो मोटर होता है वहाँ पर भी एक जैक लगा होता है, अगर उस जैक में सप्लाई नहीं मिल रहा है तो समझ लीजिए कि जैक में सप्लाई नहीं मिल रहा है, यानी कि पीसीबी में कोई ना कोई फॉल्ट है। उसके लिए भी 3 रिले लगे होते हैं जो हाई मीडियम लो के लिए निकालता है, क्योंकि जो ब्लोअर चलता है ना इंडोर का, वो एक बार हाई पर जाता है, मीडियम लो, 3 स्पीड पर चलता है। तीनों स्पीड के लिए अलग अलग रिले लगा होता है। अगर मानिए कि एक स्पीड पर नहीं चल रहा है, जैसे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि जब मैं हाई पर रखता था तो ब्लोअर बंद हो जाता था, बिल्कुल भी बंद हो जाता था, नहीं चलता था, यानी कि वो रिले ख़राब था। इसकी वजह से वो हाई पर नहीं चल रहा था, लेकिन मीडियम पे और लो पर, मीडियम और लो स्पीड पर चल रहा था। यानी कि एक रिले ख़राब है या तो एक हाई वाला वायर जो है ना वो कटा हुआ है। इस तरह से कोई भी एरर आता है आप आसानी से फाइंड आउट करके आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था, अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।